नमस्कार, स्वागतम, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल समदर्शी एडू विजन पर। हम लोग फिलहाल बीपीएससी प्री के लिए अपनी क्लास को देख रहे हैं और इसको देखने के क्रम में जो हम लोग का हिस्ट्री का सेक्शन है, इसमें हम लोग भारत का स्वतंत्रता संग्राम देख रहे हैं, भारत का फ्रीडम स्ट्रगल देख रहे हैं। अब इस फ्रीडम स्ट्रगल को हम लोगों ने जब देखना प्रारंभ किया तो सबसे पहले हमने 1857 का रिवोल्ट देखा, उसके जो इम्पैक्ट हुए उसको देखा, उसने भारत पर क्या दूरगामी प्रभाव डाले, भारतीयों ने उससे क्या कुछ सीखा, उसकी असफलता के क्या कारण थे, इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने गहराई से देख लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो विभिन्न संगठन, विभिन्न राजनीतिक संगठन भारत में बनाए गए, उन सब के विषय में देखा और फिर हम लोगों ने फाइनली यह देखा कि कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार होती है। और फिर उस स्थापना को देखने के क्रम में हम लोगों ने ये भी देखा कि कांग्रेस के लिए कौन कौन सी थियरी दी गई है, जिसमें कि तड़ित चालक सिद्धांत है, फिर सेफ्टी वाल्व थियरी है, फिर रैनी पामदत्त का षड्यंत्र का सिद्धांत है। तो ये तीन जो प्रमुख सिद्धांत है कांग्रेस की स्थापना के पीछे जो कि दिए जाते हैं। फिर इसमें कुछ कुछ कंट्रोवर्शियल थियरी भी है, जिसको कि हम मैथोलॉजिकल थियरी भी कह सकते हैं। बिपिन चंद्रा कहते हैं कि इस तरह से, मतलब ये जो एओ ह्यूम है, तो इसके पास हरिद्वार से कोई साधु आया था और उसने कहा था कि भारतीय जो है बड़े विद्रोह की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई ठोस कदम उठाओ। तो इस तरह की चीज़ों की भी चर्चा होती है कि कुछ इस तरह के भी कंट्रोवर्शियल थियरी कांग्रेस की स्थापना के पीछे दिए जाते हैं। हालांकि ये सारी थियरी वैलिड नहीं है। हम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो तीन थियरी है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में कर ली। आज जो हम देखेंगे, आज हम देखना शुरू करेंगे कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। यहाँ से हर साल प्री में सवाल होता है। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, यहाँ से हर साल प्री में सवाल रहता ही रहता है। एक तो जो प्रमुख अधिवेशन है उससे, और दूसरी चीज है कि उस अधिवेशन में क्या क्या कार्य किए गए, उस अधिवेशन में कौन कौन से मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई, कौन कौन से कांग्रेस के अंदर प्रस्ताव पारित किए गए, तो इन सब की भी चर्चा होती है। तो आपको पता है कि जो पहला अधिवेशन हुआ था वह कब हुआ था? क्योंकि कांग्रेस की स्थापना ही हुई 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। तो पहला अधिवेशन यही होता है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं सी बनर्जी, सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष होते हैं। अब देखिए, इस अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो आपको पता होगा, इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और इस अधिवेशन में, इस 72 प्रतिनिधियों में जो मुस्लिम प्रतिनिधि थे, तो एकमात्र मुस्लिम प्रतिनिधि थे, एकमात्र मुस्लिम प्रतिनिधि थे, और वह कौन थे? तो वह थे रहमतुल्लाह सयानी, रहमतुल्लाह सयानी। यह एकमात्र मुस्लिम प्रतिनिधि थे इस 72 प्रतिनिधि में। इसका वेन्यू आपको पता है कि वेन्यू कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर टैंक मैदान में ही एक स्कूल है, गोकुल धाम तेजपाल संस्कृत विद्यालय, वहां पर यह हुआ था। इसके जो महासचिव बनाए गए थे, तो इसके महासचिव कौन थे? तो इसके महासचिव थे एओ ह्यूम, एओ ह्यूम थे इसके महासचिव। फिर कांग्रेस की जब स्थापना हो रही थी, तो कांग्रेस की स्थापना 85 में हुई, और इस समय जो भारत का गवर्नर था या भारत का वायसराय था, वह कौन था? तो वह था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो है, वह इस समय भारत का गवर्नर था या फिर वायसराय था। और इस समय जो भारत सचिव था, भारत सचिव कौन था? तो भारत सचिव था लॉर्ड क्रॉस। इस वक्त जो भारत सचिव था वह कौन था? तो वह था लॉर्ड क्रॉस। ठीक है। फिर देखिए, इस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित हुए, इस अधिवेशन में कुल 9 प्रस्ताव पारित हुए। कांग्रेस के द्वारा इस अधिवेशन में कुल 9 प्रस्ताव पारित किए गए। 9 प्रस्ताव कौन कौन? पहला जो प्रस्ताव था, वह पहला प्रस्ताव पारित किया गया था जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। आपको पता है कि जी सुब्रमण्यम अय्यर कौन थे? तो द हिंदू के संस्थापक थे, द हिंदू के संपादक थे, पहले संपादक थे और संस्थापक सदस्य थे। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी। तो जी सुब्रमण्यम अय्यर ने जो पहला प्रस्ताव दिया था वह क्या था?
कि भारत पर एक रॉयल कमीशन बने, भारत पर एक रॉयल कमीशन बने। इसलिए बने भाई, तो भारत की जो स्थिति है उसको देखने के लिए, भारत में जो कुव्यवस्था फैली हुई है, भारत में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निवारण के लिए एक कमीशन बनाया जाए। कौन सा कमीशन? तो एक रॉयल कमीशन बनाया जाए। ठीक है। फिर प्रस्ताव नंबर 2 जो था, वह प्रस्ताव नंबर 2 पारित किया गया था एच.एस. चिपलुंकर के द्वारा। एच.एस. चिपलुंकर के द्वारा यह प्रस्ताव पेश किया गया था। और प्रस्ताव क्या था? प्रस्ताव यह था कि इंडिया काउंसिल जो है, इस इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया जाए, इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि इससे क्या हो रहा है? तो इंडिया काउंसिल से भारत के धन का अपव्यय हो रहा है, तो इस इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है। फिर यह जो प्रस्ताव नंबर 3 था, यह प्रस्ताव नंबर 3 किस लिए था? तो प्रस्ताव नंबर 3 था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो खामियां है, जो त्रुटियां है, जो कमियां है, उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाए। तो यह था प्रस्ताव नंबर 3। और यह जो प्रस्ताव है, यह प्रस्ताव नंबर 3 और प्रस्ताव नंबर 4, यह दोनों जो है वह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। पहला क्या था? जो प्रस्ताव नंबर 3 था, वह प्रस्ताव नंबर 3 क्या था? तो प्रस्ताव नंबर 3 कहता था कि यह जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाए, इसकी जो त्रुटियां हैं उसको खत्म करने का प्रयास किया जाए। और चौथा जो प्रस्ताव था, वह प्रस्ताव था, अभी जो आईसीएस की परीक्षा हो रही थी, तो वह आईसीएस की परीक्षा कहाँ हो रही थी? तो आईसीएस की परीक्षा सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन में हो रही थी। तो चौथा प्रस्ताव था कि जो आईसीएस की परीक्षा है वह ब्रिटेन के साथ साथ और कहाँ आयोजित हो? तो भारत में भी आयोजित हो। और उसके साथ साथ जो इसका आयु है, जो आयु है, इस आयु को बढ़ाया जाए। जो इस परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु, अधिकतम आयु है, उसको बढ़ाया जाए। तो यह तीसरा नंबर और चौथा नंबर जो प्रस्ताव है, यह किसके द्वारा पेश किया गया? तो यह पेश किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है। पांचवा प्रस्ताव था कि जो सेना का खर्च है वह घटा दिया जाए। जो सैन्य खर्च है, इस सैन्य खर्च को क्या किया जाए? तो सैन्य खर्च को घटाया जाए। फिर जो छठवां प्रस्ताव था, वह था कि सैनिकों की जो संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, तो इस पर थोड़ा सा अंकुश लगाया जाए, इसको थोड़ा सा रेगुलेट करने का प्रयास किया जाए। यह जो सेना में लगातार संख्या में वृद्धि हो रही है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर जो सातवां था, वह था कि बर्मा को जो है वह ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। और जब बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, तो क्या हो गया कि विवाद बढ़ना शुरू हो गया। चूंकि जब बर्मा ब्रिटिश भारत में मिला, तो वहां इसका प्रतिरोध जो होना प्रारंभ हो गया, तो उससे संबंधित चीजें जो थी वह इस सातवें प्रस्ताव में पेश किया गया था कि इसको थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, फिर भारत की जो शांति है, वह भंग हो रही है, भारत में इससे समस्या उत्पन्न हो रही है। और फिर जो आठवां प्रस्ताव था कि उपयुक्त में से जितने प्रस्ताव सरकार को दिए गए हैं, तो सरकार इन प्रस्तावों को इससे जो संबंधित विभाग है, उस संबंधित विभाग को भेज दिया जाए। चूंकि जो इस पर निर्णय लेगा वह इससे संबंधित विभाग ही निर्णय लेगा, तो इसीलिए आठवें प्रस्ताव में यह कहा गया कि भैया यह जो प्रस्ताव हम आपको दिए हैं, टोटल 7 प्रस्ताव, तो इन सबको जो है आप इससे जो संबंधित विभाग है उसको भेज दीजिए, वहां पर इसको पहुंचा दीजिए, ताकि इस पर जो है काम हो सके, इसके विषय में निर्णय लिया जा सके। फिर जो 9वां प्रस्ताव था, वह 9वां प्रस्ताव यह था
कि कांग्रेस का जो अगला अधिवेशन होगा यह 1886 में आयोजित किया जाएगा, यानी कि अगले साल किया जाएगा। और कब? तो 28 दिसंबर से। 28 दिसंबर को कांग्रेस का जो है वह अगला अधिवेशन बुलाया जाए। तो यह पहले अधिवेशन में कुल 9 प्रस्ताव पारित हुए। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज आप यहीं पर देख लीजिए। ये देखिए, डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है वह पहले अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो यह ध्यान रखिएगा कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है वह कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने। पहली बार कहाँ बने? तो पहली बार बंबई में बने, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। और दूसरी बार जो ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, तो ये कब बनते हैं? तो ये बनते हैं 1892 ईस्वी में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में। इस चीज को यहीं पर याद रख लीजिएगा कि व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बनते हैं। पहली बार पहले अधिवेशन में ही बंबई में, और दूसरी बार 1892 के इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस के ये अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है। फिर जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन है, दूसरा अधिवेशन जो हुआ यह कब हुआ? तो यह हुआ 1886 ईस्वी में। अभी आपने देखा कि दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में बुलाने की बात की गई। यह जो अधिवेशन हुआ यह कहाँ हुआ? तो यह अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। ठीक है, यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। और इसके जो अध्यक्ष थे वह अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। अब यहाँ यह ध्यान रखिएगा कि यह जो 1886 का कलकत्ता अधिवेशन है, इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। पहली बार जो वंदे मातरम का गायन हुआ वह कहाँ हुआ? तो 1886 के कलकत्ता अधिवेशन। अब यहाँ यह ध्यान रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी जो है वह कुल 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। हालांकि एक बार तो 1906 में उनको जबरदस्ती बना दिया जाता है, चूंकि नरम दल गरम दल संबंधी विवाद हो जाता है, कांग्रेस में फूट पड़ने वाली कंडीशन होती है, तो इनको जबरदस्ती बिठा दिया जाता है। लेकिन ये कुल मिलाकर के 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। पहली बार तो 1886 में कलकत्ता में करते हैं। दूसरी बार जो करते हैं तो यह करते हैं 1893 ईस्वी में लाहौर में। 1893 ईस्वी में लाहौर में। और तीसरी बार जो करते हैं तो 1906 ईस्वी में करते हैं। और वापस से कहाँ करते हैं? तो कलकत्ता में करते हैं। वापस से कहाँ करते हैं? तो कलकत्ता में करते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो 1906 ईस्वी का कलकत्ता का अधिवेशन है, तो यहीं पर पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। पहली बार कांग्रेस के मंच से जो स्वराज्य शब्द का प्रयोग हुआ वह कहाँ हुआ? तो 1906 के कलकत्ता के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, चलिए अगला आते हैं। अगला जो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन है वह कब होता है? तो वह 1887 ईस्वी में होता है। यहाँ सीरियली इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये तीनों अधिवेशन जो है वह महत्वपूर्ण है। यह अधिवेशन जो होता है यह कहाँ होता है? तो यह होता है मद्रास में। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह होते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं? तो वह होते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो है कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं, इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। सवाल यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर जो कांग्रेस का अगला अधिवेशन है, सीरियली काउंट करेंगे तो 12वां अधिवेशन होगा। यह कौन सा? तो 1896 ईस्वी का। यहाँ पर हम लोग सिर्फ महत्वपूर्ण अधिवेशन की बात कर रहे हैं। फिर आगे जैसे जैसे फ्रीडम स्ट्रगल को देखेंगे तो बाकी अधिवेशन भी हम लोग देख ही लेंगे। लेकिन अभी आपको पहले कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन बता दें जिसको कि आप लोगों को हर हाल में याद रखना है। मैक्सिमम जो अधिवेशन से संबंधित सवाल होते हैं वो यहीं से किए जाते हैं, यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यह जो 1896 का अधिवेशन होता है, यह अधिवेशन होता है आपका कलकत्ता में।
यह अधिवेशन होता है आपका कलकत्ता में, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह होते हैं रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी साहब जो है वह इस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं। यह ध्यान रखिएगा कि एक तो आपने देखा कि 1886 में ही पहली बार कलकत्ता में वंदे मातरम गा दिया गया, लेकिन यहाँ जो वंदे मातरम गाया जाता है, यहाँ जो वंदे मातरम गाया जाता है वह गाता कौन है? तो यह स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया जाता है। स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इस अधिवेशन 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में जो वंदे मातरम गाया जाता है तो वह स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया जाता है। क्लियर है? फिर 1918 का विशेष अधिवेशन होता है। यह साधारण अधिवेशन नहीं, साधारण अधिवेशन जो है वह कब होता है? तो 28 दिसंबर को होता है, लेकिन यह जो अधिवेशन है यह विशेष अधिवेशन है। और यह कहाँ होता है? तो यह विशेष अधिवेशन होता है बंबई में। इस समय इसको मुंबई नहीं लिखिएगा क्योंकि यह इस वक्त बंबई है। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वह करते हैं सैयद हसन इमाम। इसकी अध्यक्षता करते हैं सैयद हसन इमाम। यहाँ यह भी ध्यान रखिएगा कि यह जो, चूंकि यह बिहार के लिए बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, यह जो सैयद हसन इमाम है यह कहाँ के व्यक्ति है, कहाँ के निवासी है? तो यह बिहार के निवासी है। तो कोई भी बिहार का व्यक्ति जो कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षता करता है तो वह कौन है? तो वह है सैयद हसन इमाम, बिहार का पहला व्यक्ति। जो कांग्रेस की अध्यक्षता करता है वह कौन है? तो सैयद हसन इमाम। और वह कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो वह 1918 के बंबई के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है? इस अधिवेशन में एक मांग की गई थी, एक खास मांग के लिए इस अधिवेशन को बुलाया गया था। विशेष अधिवेशन चूंकि किसी खास मांग के लिए ही बुलाया जाता था, तो इसमें मांग यह था कि अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हो रहा है देशों का, तो उसमें भारत के प्रतिनिधित्व की भी मांग की गई थी। तो इसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व की मांग के लिए 1918 का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। ठीक है? फिर देखिए 1921 का कांग्रेस अधिवेशन। 1921 का कांग्रेस का अधिवेशन यह कहाँ होता है? तो यह होता है आपका अहमदाबाद में। यह होता है अहमदाबाद में। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह अध्यक्ष होते हैं हकीम अजमल खां। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह होते हैं हकीम अजमल खां। अब देखिए, यह जो 1921 का अधिवेशन था तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे सीआर दास। सीआर दास को, यानी कि चितरंजन दास को इस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन सीआर दास चूंकि इस वक्त जेल में थे तो उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां जो है वह कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। यह अधिवेशन होता है जब हसरत मोहानी ने कांग्रेस के समक्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। इसी 1921 के अधिवेशन में याद रखिएगा कि हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज का मांग रखा था। पूर्ण स्वराज्य का जो मांग रखा था वह किसने रखा था? तो हसरत मोहानी। क्लियर है? फिर अगला देखिए, अगला है 1923 का कांग्रेस अधिवेशन। 1923 का जो अधिवेशन होता है यह कहाँ होता है? तो यह होता है काकीनाडा में। यह काकीनाडा में होता है। काकीनाडा कहाँ है? तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है। और यहाँ पर जो इसकी अध्यक्षता करते हैं वह करते हैं मौलाना मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जिन्ना और मौलाना मोहम्मद अली दोनों अलग अलग है। तो ध्यान रखिएगा कि इसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली करते हैं। इस काकीनाडा अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह मौलाना मोहम्मद अली करते हैं। ठीक है? फिर अगला जो अधिवेशन है वह अधिवेशन है 1923 का अधिवेशन। अब देखिएगा, यह 1923 में आप देख रहे हैं काकीनाडा, और हम फिर से कह रहे हैं 1923।
तो यह जो अधिवेशन है यह वास्तव में विशेष अधिवेशन है। यह जो अधिवेशन है यह क्या है, तो यह विशेष अधिवेशन है। और यह कहाँ होता है, तो यह होता है दिल्ली में, ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वह करते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। और जब इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद करते हैं तो इसी अध्यक्षता से इनको सबसे कम उम्र के अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हो जाता है। मौलाना आजाद को 1923 के दिल्ली के विशेष अधिवेशन में जैसे ही अध्यक्षता मिलती है तो इनको सबसे कम उम्र में कांग्रेस की अध्यक्षता करने का जो गौरव है वह प्राप्त हो जाता है। यहां तक चीजें क्लियर हैं। अगला देखिए, अगला जो अधिवेशन है वो है 1940 का अधिवेशन। 1940 का जो अधिवेशन है यह होता है रामगढ़ में। रामगढ़ कहाँ है, तो झारखंड में, रांची में है रामगढ़। और इसकी जो अध्यक्षता है यह कौन करते हैं, तो यह करते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब देखिए, अब यहाँ क्या होता है कि जब मौलाना अबुल कलाम आजाद इसकी अध्यक्षता करते हैं तो इसके बाद क्या होता है कि भारत जो है वह क्विट इंडिया मूवमेंट की तरफ मूव कर जाता है। और चूंकि क्विट इंडिया मूवमेंट की तैयारी चलने लगती है तो फिर क्या होता है कि 41 से 45 तक कांग्रेस का अधिवेशन होता ही नहीं है। जब कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होता है तो 40 से लेकर के 45 तक लगातार जो अध्यक्ष बने रह जाते हैं वह बने रह जाते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसीलिए इनको सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष बने रहने का भी गौरव प्राप्त है। यानी कि कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। और कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक के अध्यक्ष कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये जो कांग्रेस की बात हो रही है ये 1947 तक की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि आप आज तक को देख ले तो फिर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता बहुत लंबे समय तक की है, तो उसकी बात नहीं हो रही है। क्योंकि बात हमारे स्वतंत्रता संग्राम की हो रही है, तो जो बात हो रही है वह सिर्फ और सिर्फ हो रही है कब तक की, तो 1947 तक। क्लियर है। ये हो गया आपको कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन। अब कांग्रेस में कुछ जो विदेशी लोग हैं, तो विदेशियों ने भी कांग्रेस की अध्यक्षता की है, तो उनको भी देख लेते हैं। तो कुछ विदेशियों ने भी कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो जो विदेशियों ने कांग्रेस की अध्यक्षता की उसमें है 1888 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन। यह कहाँ होता है, तो यह होता है इलाहाबाद में। यह होता है इलाहाबाद में। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो है वह पहले विदेशी अध्यक्ष हैं। 1888 का जो इलाहाबाद का अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले करते हैं। और ये पहले विदेशी व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। फिर अगला जो अधिवेशन है इसके जस्ट बाद का 1889 का अधिवेशन। 1889 का अधिवेशन वापस से बंबई में होता है और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वह करते हैं विलियम बेडरवर्थ। विलियम बेडरवर्थ इसकी अध्यक्षता करते हैं विलियम बेडरवर्थ। अब यह ध्यान रखिएगा कि ये जो विलियम बेडरवर्थ है यह 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। पहली बार तो 1889 बंबई में, और दूसरी बार फिर ये बनेंगे 1910 ईस्वी में। और कहां पर, तो इलाहाबाद में। दूसरी बार ये 1910 ईस्वी में इलाहाबाद में बनेंगे। फिर अगला जो अधिवेशन होगा वह अधिवेशन होगा 1894 ईस्वी का। यह अधिवेशन होगा मद्रास में। और इसकी जो अध्यक्षता करेंगे वह करेंगे अल्फ्रेड वेब। अल्फ्रेड वेब जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। फिर अगला जो अधिवेशन है जो कि विदेशियों ने अध्यक्षता की, तो वह है 1904 ईस्वी का अधिवेशन। 1904 का अधिवेशन। और यह कहाँ है, तो यह होता है वापस से बंबई में। और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वह करते हैं
हेनरी कॉटन। इसकी अध्यक्षता हेनरी कॉटन करते हैं। तो कुल ये 4 नाम है जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, जो कि विदेशी व्यक्ति हैं। पहले जॉर्ज यूले हो गए, दूसरा विलियम वेडरबर्न, तो विलियम वेडरबर्न जो है वो 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। तीसरा जो नाम है वह अल्फ्रेड वेब का है और चौथा जो नाम है वह हेनरी कॉटन का है। तो ये कुल 4 व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी। ठीक है, अब कांग्रेस की अध्यक्षता कुछ महिलाओं के द्वारा भी की गई है। तो जो सबसे पहला अधिवेशन है वह महिला अध्यक्ष के रूप में कौन सा है, तो 1917 का अधिवेशन है। कहाँ हुआ, तो कलकत्ता में हुआ। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो होती है एनी बेसेंट। चूंकि इस वक्त 1916 तक जो है वह कांग्रेस का आंदोलन थोड़ा सा नरम पड़ा हुआ होता है और यही वह समय होता है जब होम रूल लीग अपने चरम पर होता है। और इसी होम रूल लीग की वजह से एनी बेसेंट का जो कद है भारतीय राजनीति में वह बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। इसीलिए 1917 का कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्ष बनती है वो कौन बनती है, तो एनी बेसेंट बनती है। फिर जो अगला अधिवेशन है वह है 1925 का अधिवेशन। यह होता है कहाँ पर, तो यह होता है कानपुर में। और इसकी जो अध्यक्ष होती है वह होती है भारत कोकिला यानी कि सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है, जो कि भारत कोकिला के नाम से भी मशहूर है, तो 1925 की अध्यक्ष वो होती है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर पूछे कि पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट है। लेकिन अगर यह सवाल पूछ दे कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, सरोजनी नायडू। क्लियर है। फिर जो अगला अधिवेशन है यह है 1933 का अधिवेशन। यह वापस से कहाँ होता है, तो यह होता है कलकत्ता में। और इसकी जो अध्यक्ष होती है वह होती है नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन गुप्ता। तो यह कुल 3 महिला हैं जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है। तो महिला कौन कौन है, एनी बेसेंट है पहली महिला, सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला, और फिर नलिनी सेन गुप्ता दूसरी विदेशी महिला जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष होती है। यहाँ यह ध्यान रखिएगा कि यह जो 1933 का कलकत्ता अधिवेशन है, इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे महामना मदन मोहन मालवीय। लेकिन इस वक्त मदन मोहन मालवीय जेल में थे, जिसके कारण नलिनी सेन गुप्ता जो है वह कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। ठीक है, अब कांग्रेस के कुछ दूसरे अधिवेशन, महत्वपूर्ण अधिवेशन, जहां पर की कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए, तो उसको देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो काम हुए हैं, तो उसमें देखिए 1901 का कलकत्ता अधिवेशन, 1901 का कलकत्ता अधिवेशन। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं दिनसा इंदुलजी वाचा। इसके अध्यक्ष होते हैं दिनसा इंदुलजी वाचा। इनको हम लोग दिनसा ई वाचा के नाम से भी जानते हैं। तो यह इसके अध्यक्ष होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इस अधिवेशन में औद्योगिक प्रदर्शनी की शुरुआत होती है। औद्योगिक प्रदर्शनी की शुरुआत जो है वह कहां से होती है, तो 1901 के कलकत्ता के अधिवेशन से, जिसके अध्यक्ष होते हैं दिनसा इंदुलजी वाचा, जिनको हम लोग दिनसा ई वाचा के नाम से भी जानते हैं। फिर जो अगला अधिवेशन है वह है 1911 का अधिवेशन। और यह कहाँ होता है, तो यह भी कलकत्ता में होता है। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष होते हैं वह होते हैं पंडित विशन नारायण धर। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं पंडित विशन नारायण धर। विशन नारायण धर। यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण चीज होता है कि इसी अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया। जनगण मन जो है वह इसी अधिवेशन में पहली बार गाया। ठीक है, फिर अगला जो अधिवेशन है वह अधिवेशन है 1919 ईस्वी का अधिवेशन। यह कहाँ होता है, तो यह होता है अमृतसर में। यह अधिवेशन अमृतसर में होता है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू।
यहाँ पर जो प्रस्ताव पारित किया गया, तो आप देखते हैं 1919 में एक अधिनियम आया था। उस अधिनियम का क्या नाम था? तो उस अधिनियम का नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो इस अधिनियम को इस अधिवेशन में कहा गया कि यह अधिनियम जो है यह अपर्याप्त है, असंतोषप्रद है और निराशाजनक है। अपर्याप्त है, असंतोषजनक है और निराशाजनक है, यह कह करके कांग्रेस ने इस जो अधिनियम को खारिज कर दिया था अपने अधिवेशन में। तो यह कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में। कब हुआ था? 1919। फिर अगला जो अधिवेशन है वह है 1920 का अधिवेशन। कांग्रेस का 1920 का अधिवेशन यह कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था नागपुर में। नागपुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे विजय राघवाचार्य। विजय राघवाचार्य। यह इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप देखते हैं कि 1 अगस्त 1920 से भारत में क्या शुरू हो जाता है? तो भारत में असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है। तो इस असहयोग आंदोलन को शुरू करने के लिए कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन करना आवश्यक था। तो इसीलिए 1920 का यह नागपुर का अधिवेशन जो है बुलाया गया था, जिसमें कि कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया। क्लियर है? फिर अगला जो अधिवेशन है बड़ा ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है। कांग्रेस के लिहाज से यह अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अधिवेशन है 1926 का अधिवेशन। यह कहाँ होता है? तो यह अधिवेशन होता है गुवाहाटी, असम में। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं श्रीनिवास अयंगर महोदय। श्रीनिवास अयंगर महोदय। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी अधिवेशन में यह घोषित किया गया कि कांग्रेस के जितने भी सदस्य हैं उनके लिए खादी पहनना अनिवार्य होगा। कांग्रेस सदस्यों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। वह किस अधिवेशन में? तो 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो श्रीनिवास अयंगर महोदय ने की थी। फिर 1927 का जो अधिवेशन है यह भी महत्वपूर्ण है। यह कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था मद्रास में। और इसके जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो वह थे M.A. अंसारी। M.A. अंसारी महोदय जो है यह कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के दबाव पर, जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर कांग्रेस ने क्या किया था कि स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव है वह कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था। किसके आधार पर? किसके दबाव में? तो जवाहरलाल नेहरू के दबाव में। और यहीं पर फिर जवाहरलाल नेहरू को समझाया बुझाया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि सामंत कमीशन का विरोध हो रहा था। फिर भारत को चैलेंज मिलता है ब्रेकन हेड के द्वारा कि तुम लोग अपना संविधान लिख के दिखाओ। तो उसी पर फिर नेहरू रिपोर्ट आता है, जो कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। और उसमें कहा गया कि 1 साल के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अगर इस पर फैसला लेती है तो ठीक है, नहीं तो फिर जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र होंगे पूर्ण स्वराज के लिए। तो उसके बाद नेहरू रिपोर्ट में चूंकि डोमिनियन की बात की गई थी, हालांकि अंग्रेजों ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उस पर कोई कार्य नहीं किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब 1929 का लाहौर का अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू। तो वहीं पर कांग्रेस के मंच से पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि रावी नदी के तट पर 26 जनवरी को तिरंगा झंडा फहराया जाता है और 26 जनवरी को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला अधिवेशन हम देखते हैं कौन सा? तो 1929 ईस्वी का। यह कहाँ होता है? तो यह होता है लाहौर में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पर क्या होता है? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है। अभी तक जो कांग्रेस डोमिनियन की बात कर रही थी, अब उस चीज को यहाँ पर त्याग दिया गया। और अब बात किसकी करी गई? तो अब बात की गई कि भैया अब पूर्ण स्वराज चाहिए। अब स्वराज की जगह पर चेंज करके क्या कर दिया गया? कांग्रेस के संविधान में पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग कर दिया गया। क्लियर है? फिर अगला जो अधिवेशन है वह अधिवेशन है 1931 का अधिवेशन। यह कहाँ होता है? तो यह होता है कराची में। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं यह कौन होते हैं? तो यह होते हैं सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। और
यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज की चर्चा की जाती है, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव होता है, वह प्रस्ताव क्या होता है, तो वह प्रस्ताव होता है मूल अधिकार, या फिर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मौलिक अधिकार। मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार की जो पहली बार चर्चा की जाती है भारत के लिए, वह कब की जाती है, तो वह की जाती है 1931 के कराची अधिवेशन में। किसके द्वारा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और फिर यहाँ पर एक चीज और कहा जाता है कि भारत के लिए एक राष्ट्रीय आर्थिक नीति बननी चाहिए। क्या होनी चाहिए, तो राष्ट्रीय आर्थिक नीति। राष्ट्रीय आर्थिक नीति बननी चाहिए जिसके कि इस राष्ट्र का विकास हो, देश का विकास हो। तो यह कहां पर बात किया गया, तो यह बात किया गया 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की, तो सरदार पटेल ने। फिर जो अगला अधिवेशन है, यह अधिवेशन है 1937 ईस्वी का, जो कि कहां पर होता है, तो फैजपुर में। फैजपुर में यह ध्यान रखिएगा कि यह जो फैजपुर है, यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन है, 1937 का अधिवेशन, जो कि किसी गांव में हुआ था। अभी तक जो अधिवेशन हो रहा था वह किसी न किसी शहर में हो रहा था, लेकिन यह पहला अधिवेशन है फैजपुर का, जो कहां हुआ, तो किसी गांव में हुआ। यहाँ पर क्या था कि एक तो कृषि कार्यक्रम को लेकर के प्रस्ताव पारित हुआ, और दूसरा पूर्ण लोकतंत्र को लेकर के प्रस्ताव पारित हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष देख लेते हैं। अध्यक्ष इसके भी कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। और यहाँ पर दो प्रस्ताव पारित हुआ। एक था क्या, तो कृषि भूमि से संबंधित प्रस्ताव था, कृषि भूमि से संबंधित प्रस्ताव था। और जो दूसरा प्रस्ताव था वह क्या था, तो वह था पूर्ण लोकतंत्र से संबंधित। पूर्ण लोकतंत्र से संबंधित प्रस्ताव था, जो इस फैजपुर अधिवेशन में पारित किया गया। तो कुल मिलाकर के जो फैजपुर अधिवेशन है, यह दो मामले महत्वपूर्ण है। पहला, तो कांग्रेस का यह पहला अधिवेशन है जो कि किसी गांव में आयोजित किया गया, और दूसरा यहाँ कृषि से संबंधित और पूर्ण लोकतंत्र से संबंधित जो है प्रस्ताव, वह पारित किया गया। इसमें एक और छूट रहा है, एक और याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो भी इंपॉर्टेंट इसलिए आपको दिख जाएगा, बीपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देख लेते हैं। यह अधिवेशन है 1890 का अधिवेशन कांग्रेस का। यह कहाँ होता है, तो यह भी होता है कलकत्ता में। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह होते हैं फिरोज शाह मेहता। इसके जो अध्यक्ष हैं वह होते हैं फिरोज शाह मेहता। अब इसको हम महत्वपूर्ण क्यों बोले, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जहां कहीं भी महिला से संबंधित कोई प्रथम बात आती है, तो बीपीएससी के लिए वो पेट क्वेश्चन हो जाता है। अभी तक जो बीपीएससी का ट्रेंड रहा है, तो बीपीएससी वहां से सवाल जरूर करती है। तो यह भी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस अधिवेशन को पहली बार कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो पहली महिला स्नातक थी, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी, जिनका नाम था कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली, ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी। तो इन्होंने इस अधिवेशन को संबोधित किया था। 1890 के कलकत्ता अधिवेशन को संबोधित करने वाली महिला कादम्बिनी गांगुली जो है, वह कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी। तो इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये थे कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन और वहां जो प्रस्ताव पारित हुए उनसे संबंधित एक जानकारी, जो कि प्री के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि हम बाकी जो अधिवेशन है उन सबको भी अपने फ्रीडम स्ट्रगल में देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण था जो कि आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, बिल्कुल आपके ध्यान में होना चाहिए। अब देखिए, अब जब हम लोग अपना स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करेंगे, तो स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करेंगे तो हमने क्या देखा कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई, और स्वतंत्रता हमको कब मिला, तो 1947 ईस्वी में मिला। तो यह जो 1885 से लेकर के 1947 तक का कालखंड है,
यह वास्तव में कांग्रेस का इतिहास है। चूंकि जो कांग्रेस का इतिहास है वही भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास है। हालांकि बीच में देखते हैं कि इसमें भारत में कांग्रेस की विचारधारा के अलावे और बहुत सारे विचारधाराओं का संपुट हुआ, इसमें बहुत सी विचारधाराएं और आकर के मिली, लेकिन वास्तव में जो विचारधारा भारत को एक झंडे के नीचे खड़ा किया, जिस विचारधारा ने भारत को एकजुट किया, वास्तव में वह विचारधारा कौन सी थी? तो कांग्रेस की थी। भले ही बाद में इसमें क्रांतिकारी विचारधारा भी जुड़ी, इसमें वामपंथी विचारधारा भी भारत की राजनीति में आ गई, फिर जो सांप्रदायिकतावादी तत्व थे उन्होंने भी अपना सर उठाना शुरू कर दिया, लेकिन उन सब ने भारत की आज़ादी में अपना कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं दिया। हालांकि क्रांतिकारी विचारधारा ने भारत की क्रांति में अपना योगदान दिया, लेकिन बाकी जो विचारधाराएं थी उनका भारत की आज़ादी में कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा। तो अब जब हम 1885 से 1947 के कालखंड को देखेंगे तो इसको हम जो देखेंगे तो पहला तो जो इसका विभाजन होगा वह विभाजन हो जाएगा 1885 ईस्वी से लेकर के 1919 ईस्वी तक, क्योंकि यह वह काल है जब महात्मा गांधी भारत की राजनीति में सक्रिय नहीं होते हैं। और फिर दूसरा जो कालखंड होगा वह गांधी युग होगा, यानी कि 1919 से लेकर के 1947 तक। इस बीच में गांधी जी पूरी तरह से सक्रिय होते हैं। अब जब हम 1885 से 1919 तक के कालखंड को देखेंगे तो फिर हम इसको देखेंगे 1885 ईस्वी से लेकर के 1905 ईस्वी तक। यह एक अलग काल हो जाएगा, चूंकि इस काल का जो विचारधारा होगा, इस काल का जो चरित्र होगा वह बिल्कुल अलग होगा। और फिर 1905 ईस्वी से लेकर के 1919 तक का जो काल होगा तो इसकी विचारधारा अलग हो जाएगी, इस काल का जो चरित्र होगा वह बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब जब हम 85 से 1905 तक के काल को देखेंगे तो फिर हम इसको भी अलग अलग क्षेत्र में देखेंगे। हालांकि इस काल को हम क्या कहते हैं? तो इस काल को हम कांग्रेस का उदारवादी चरण कह लेते हैं, या फिर इस काल को हम प्रारंभिक राष्ट्रवादी चरण कह लेते हैं, या फिर इसी काल को हम आर्थिक उदारवाद का चरण भी कहते हैं, आर्थिक राष्ट्रवाद का चरण भी हम लोग इसी काल को कहते हैं। फिर 1905 से लेकर के 1919 तक का जो काल है इसको भी हम दो भाग में बांट देते हैं। दो भाग में इसलिए बांट देते हैं कि चूंकि आप देखते हैं 1914 में विश्व की राजनीति में एक नया आयाम आता है, एक पहले इस भीषण युद्ध ने, जिसको विश्व युद्ध कहते हैं, उसका सूत्रपात हो जाता है। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चलता है। तो उस विश्व युद्ध ने क्या किया कि विश्व की राजनीति को एक अलग आयाम दे दिया। तो इसीलिए इस काल को हम फिर 1905 से 1914 तक अलग बांट के देखते हैं, और 1914 से लेकर के 1919 तक हम लोग इसको अलग बांट के देखते हैं। ठीक है, तो फिर अगले क्लास में जब हम लोग मिलते हैं तो हम इसको फिर आराम से देखते हैं और इसको अच्छे समझने का प्रयास करते हैं कि यह जो हम इस कालखंड को भी बांट रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग कालखंड में, तो आखिर इसमें क्या परिवर्तन हो गए कि हम इसको अलग अलग काल में बांट रहे हैं। इसके अंदर जो परिवर्तन के तत्व थे वो क्या क्या थे और किस आधार पर यह दूसरे कालखंड से अलग है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में और इन सब चीजों को और गहराई से हम लोग देखने का और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।